दोस्तों, भारत के इतिहास को देखें तो आदि काल में ब्रह्मास्त्र को सबसे शक्तिशाली अस्त्र कहा जाता था। लेकिन एक और अस्त्र था जिसे सबका बाप कहा जाता था। इस अस्त्र का प्रयोग तीनों लोकों को तबाह कर सकता था। लेकिन हम आज जिस महाविध्वंसक हथियार के बारे में बात कर रहे हैं, उसको भी आज की तुलना में पाशुपतास्त्र से कम नहीं आंका जा सकता। रूस ने यूक्रेन युद्ध में भारत द्वारा की गई कृपा के बदले भारत को विश्व शक्ति होने का ताज पहना दिया है। कुछ ऐसा ही किया है रूस ने जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। आपको बता दें कि भारतीय रक्षा सूत्रों के मुताबिक पीएमओ की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद आईएएफ को रूस का सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट जल्द ही मिल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां TU-160 ब्लैक जेट बॉम्बर की बात हो रही है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। भारत के पास अभी तक कोई भी बॉम्बर जेट नहीं है, और अगर ये जेट देश को मिलता है तो यह सबसे पहला होगा। सोचे, इस तरह के विमान जो भारत भी ना बना सका हो, कितना टॉप क्लास होगा। भारत और रूस की दोस्ती तो दुनिया भर में मशहूर है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि भारतीय सेनाओं के पास अधिकतर हथियार रूसी हैं। इस बीच भारतीय वायुसेना रूस के साथ एक बड़ी डील करने जा रही है। भारतीय रक्षा सूत्रों के मुताबिक पीएमओ की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद आईएएफ को रूस का सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट मिल सकता है। अभी तक इस डील को सीक्रेट रखा गया और दोनों देशों की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। भारत और रूस जिस TU-160 ब्लैक जेट बॉम्बर के लिए डील कर रहे हैं, उसे सफेद हंस भी कहा जाता है। ये जेट दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर जेट है, और इसे हासिल करने का मतलब वायुसेना की ताकत को दोगुना बढ़ाना। रूस के साथ S-400 और हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी की डील होने के बाद इस डील का होना दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों को भी बताता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि रूस दुनिया को यह चेता देना चाहता है कि भारत अपन का भाई है। दोस्तों, रूस का यह बॉम्बर जेट भारत को मिलेगा, इस बारे में पूर्व वायुसेना प्रमुख आरूप राहा ने अपने एक भाषण में इशारा कर दिया है। उन्होंने चाणक्य फाउंडेशन में एक भाषण देते हुए इस तरफ इशारा किया और फिर इस बारे में पुष्टि की थी। यह बॉम्बर जेट एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन है। इसे टोपुलोव TU-160 कहा जाता है। नाटो ने इसे डर के मारे ब्लैक जैक नाम दिया है। TU-160 ब्लैक जैक बॉम्बर को व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। यह एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसका डिजाइन 1970 में सोवियत संघ के तुपुलोव डिजाइन ब्यूरो ने किया था। 1987 से यह लगातार रूसी एरोस्पेस फोर्स में तैनात रहा, और अभी तक इसका तोड़ कोई देश नहीं निकाल पाता है। TU-160 ब्लैक जैक बॉम्बर 40,026 फीट की ऊंचाई पर 2,220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये एक बार में 12,300 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है, मगर इसे 960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जाता है। ये विमान 177.6 फीट लंबा, इसका विंग स्पैन 182.9 फीट, ऊंचाई 43 फीट, खाली एयरक्राफ्ट का वजन 1.1 लाख किलोग्राम, टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 2.75 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। सोचिए दोस्तों, स्वयं महाकाल के अस्त्र के जैसे इस विध्वंसक बॉम्बर को कौन थाम पाएगा। ये जिधर भी जाएगा उधर आग लग जाएगी, और अब तो भारत को चीन और पाकिस्तान में तबाही मचानी ही है। जरा सोच कर देखिए, TU-160 ब्लैक जैक बॉम्बर को 4 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसमें एक पायलट, एक को पायलट, एक बॉम्बार्डियर और चौथा डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर होता है। युद्ध के समय इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 2000 किलोमीटर होती है, जिसे सबसोनिक गति से बढ़ाकर 7300 किलोमीटर तक किया जा सकता है। ये अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। आसमान में ऊपर चढ़ने की इसकी गति 14,000 फीट प्रति मिनट है। इस बॉम्बर की कल्पना कर पाना चीन के लिए बहुत मुश्किल होगा कि अगर भारत ने एक बार ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो पता नहीं कहां तक सुलग जाएगा चीन। वैसे तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि बॉम्बर जेट का क्या मतलब होता है, लेकिन आइए इसको भी क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, बॉम्बर वो एयरक्राफ्ट होता है जो दुश्मन के इलाके में चुपचाप बम ड्रॉप करके वापस आ जाता है। इसके शामिल होने से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करने में बहुत ही आसानी हो सकेगी। अब आइए दोस्तों, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां लंका ने फिर से एक बार भारत की पीठ में खंजर मारा है। दोस्तों, आर्थिक दिवालियापन की स्थिति में भारत से भारी मदद मिलने के बाद श्रीलंका भारत के साथ ही खेल खेल रहा है, और चीन के बाद अब श्रीलंका ने पाकिस्तानी नौसेना के एक जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत दे दी। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ने कराची में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने के लिए जा रहे चीन में बने मिसाइल युद्धपोत PNS तैमूर को कोलंबो पोर्ट पर ठहरने की इजाजत दे दी। इस युद्धपोत का निर्माण चीन के शंघाई में हुडोंग झोंगहुआ शिपयार्ड में हुआ
और ये युद्धपोत कंबोडियन और मलेशियाई नौसेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास करते हुए पाकिस्तान की अपनी पहली यात्रा पर है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन निर्मित इस पाकिस्तानी युद्धपोत के 12 से 15 अगस्त 2022 के बीच कोलंबो बंदरगाह पर ठहरने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ जहां श्रीलंका ने पाकिस्तानी युद्धपोत को अपने कोलंबो बंदरगाह पर ठहरने की इजाजत दे दी, वहीं बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने पाकिस्तानी जहाज को अपने चट्टोग्राम बंदरगाह पर ठहरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी नेवी ने बांग्लादेश सरकार से 7 से 10 अगस्त के बीच चट्टोग्राम बंदरगाह पर पोर्ट कॉल करने की इजाजत मांगी थी। तो इस वक्त मलेशिया में लुमुट बंदरगाह पर पोर्ट कॉल के तहत वो रुका हुआ है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। आइए दोस्तों जानते हैं कि बांग्लादेश ने क्यों किया था इनकार। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक राजनयिक सूत्रों के अनुसार शेख हसीना सरकार के भारत के साथ काफी अच्छे संबंध हैं और पाकिस्तान के साथ शेख हसीना सरकार की बनती नहीं है। शेख हसीना सरकार के कई मंत्री अलग अलग मौकों पर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को हवा देने का आरोप खुले तौर पर पाकिस्तान के ऊपर लगा चुके हैं। वहीं बांग्लादेश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वाले शेख मुजीब उर रहमान की हत्या भी पाकिस्तान की सेना ने अगस्त महीने में कर दी थी। लिहाजा बांग्लादेश अगस्त महीने को शोक का महीना मानता है। उनकी हत्या 15 अगस्त 1975 को पाकिस्तानी सेना और कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी ने मिलकर कर दी। लिहाजा शेख हसीना पाकिस्तान को पसंद नहीं करती। शेख हसीना सरकार भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के काफी करीब मानी जाती है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनके पिता और परिवार को पाकिस्तान के इशारे पर मौत के घाट उतार दिया गया था। कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों ने साल 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में और 2004 में अवामी लीग के अध्यक्ष के रूप में काम करने वाली शेख हसीना की हत्या की कोशिशें भी की है, लेकिन उनकी जान बच गई। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना सितंबर महीने के पहले हफ्ते में भारत की यात्रा करने वाली है और पीएम मोदी के साथ खुलना उपमंडल के रामपाल में संयुक्त रूप से विकसित 1320 मेगावाट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में शुभारंभ करेंगी। आपको बता दें कि पीएनएस तैमूर चीन में निर्मित 4 प्रकार के 054 एपी फ्रिगेट्स में से दूसरा युद्धपोत है, जिसे 23 जून 2022 को कमीशन किया गया। इस वर्ग का प्रमुख जहाज पीएमएनएस तुर्गिल है और दोस्तों इसे 24 जनवरी 2022 को कमीशन किया गया था। चीन 8 युआन क्लास की 041 डीजल अटैक पनडुब्बियों का भी निर्माण पाकिस्तान के लिए कर रहा है, जिसे पाकिस्तानी नौसेना को 2028 तक सौंपे जाने की योजना है, जिसका उद्देश्य भारत को ऊंचे समुद्र पर सैन्य रूप से प्रभावित करना है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।